चलें तानिया जी। उसने रू को इग्नोर करके तानिया से पूछा। जब तानिया उसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी और रू अगली। तानिया जी प्लीज़, आप आगे बैठिए ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता। और आपने ही तो बताया कि रू जी भी दुबई से आई हैं, तो उन्हें भी कहाँ रास्ता पता होगा। शारम के कहने की देर थी, तानिया तो खिल उठी और रू को पीछे बैठने का इशारा किया। रू ने एक जोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और पिछली सीट खोलने लगी। जब शारम ने अपने हाथ में पकड़े कार रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी, ये तो खुल ही नहीं रही। रू ने गुस्से से देखकर कहा। शारम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गई, आप भी ना रूची। शारम ने उसके गाल पर मीठी सी जसारत करते हुए कहा, जबकि उसकी खुलेआम इस हरकत पर रू गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई। जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी है, शारम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए। शारम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा। रू, जो कब से उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फौरन इनकार कर गई। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं। वो गुस्से से बोली। रू जी, इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का। हम वहीं जा रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट सी तो लेनी है। ले आएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। क्यों तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा। जी बिल्कुल यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? शारम ने एक बार फिर से उसे मुस्कुरा कर देखा, जबकि तानिया को उसके डिंपल में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। स्ट्रॉबेरी, वो शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत मीठी। शारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जबकि रूह का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर उसके सर पर दे मारे। रूह जी, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? अब वो मुड़कर उसे देखने लगा, जब रूह ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि शारम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। शारम के कहने की देर थी कि रूह की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो उस पर किसी और को फोकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि यारम उसके आंसुओं को नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर वापस आया। अरे यारम जी, आप अपने लिए नहीं लाए? उसे रूह को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी। यारम ने उदासी से बताया तो रूह खुश हो गई। यारम जी, आप ये खा लें। तानिया ने फौरन ऑफर की। अब मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वो मैंने सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारम ने बात अधूरी छोड़ी तो रूह ने घूर कर उसे देखा, जबकि यारम की बात में तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिला दिया। फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई और उसका हाथ थाम कर जब यारम ने आइसक्रीम का बाइट लिया, रूह के साथ उसका दिल भी कांपने लगा। अब मस्जिद देखना उसके बस से बाहर था और ना ही अब उसके आंसुओं ने कंट्रोल होना था। रूह, तुम भी अपनी आइसक्रीम यारम जी के साथ शेयर करो ना। यारम जी, ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी। रूह जी, आप मेरे साथ आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी? यारम का तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका दिल चाहा एक सेकंड में उसके मुंह पर इनकार दे मारे, लेकिन फिर उसे अचानक याद आ गया कि यारम उसका शौहर है, तानिया का नहीं। और फिर यारम ने उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा। उसका मासूम चेहरा उसके दिल की खुशी बयान कर रहा था। यारम बेख्तियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यारम चाहे उससे अपना बदला ले, उससे हिसाब पूरे करे, लेकिन सच ये था कि वो उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद हो गई। डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे हैं, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। दुबई में चल के देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाजार बंद है। यारम जी, गलती उनकी नहीं हमारी है। हमें घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने उसका गुस्सा देखकर कहा। जब शारम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रो बोली। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जुम्मे की कदर की जाती है, आपके दुबई की तरह नहीं। कहने को तो वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुम्मे के दिन सारी दुकानें क्या पूरा बाजार खुला होता है। रू ने गुस्से से कहा। भांजी भी मामू के जैसी है, बोल के दिखाओ पाकिस्तान के खिलाफ। शारम की बड़बड़ाहट रू ने सुन ली, लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। कोई बात नहीं, आराम से फिर चले जाना, फातिमा बीबी ने उससे कहा। जबकि घर आने के बाद रू ने अपनी शक्ल न दिखाई दी, शायद उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही जला दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा जाएंगे। वो तान्या को साथ नहीं भेजना। शारम ने फातिमा बीबी से कहा। और मैं रूस से क्या कहूँगी
कि मैं उसे किसी गैर मर्द के साथ क्यों भेज रही हूँ। हद हो गई है, कुछ भी कह दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, कल मैं और रूह जाएंगे। यारम बस इतना कहकर चला गया, जबकि फातिमा बीबी अपने जिद्दी बेटे को देख रही थी। बेटा माँ को फंसा के खुद निकल गया है, रूह भी चाहिए और उसे तंग भी करना है। या अल्लाह, क्या सोच के इसके दिल में रूह के लिए मोहब्बत डाली। मुस्कुराते हुए अल्लाह से पूछती फिर किचन में आ गई। फिर उन्होंने यारम की पसंद की कोई चीज़ बनाई थी। देखा कैसे फातिमा बीबी ने हमें नीचा दिखाने के लिए तानिया को अपने घर में रख लिया। अम्मी आप नहीं समझती, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। उनके घर में जवान जहान आदमी आया है और वो दोनों, चलो रूह तो शादीशुदा है लेकिन तानिया, ताने की वजह से पूरा मोहल्ला बातें सुना रहा है। आप तो घर से निकलती नहीं है, आपको क्या पता चले। मारिया रोज़ की तरह आज भी बातें सुनाती कमरे में चली गई, जबकि वो सोच रही थी कि एक बेटी की शादी रूह के भेजे हुए पैसों से कर देंगी। उस हराम पैसे की वजह से आज भी उनकी बेटी सुख में नहीं। तानिया घर से भाग गई और मारिया के लड़कों के साथ दोस्ती इन बेटियों के लिए उससे रूह को बेचा था। और 18 साल पहले उस मासूम लड़की के साथ क्या क्या ना किया। आज उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह ही काबिल माँ बनती तो आज ही उसे अपनी औलाद की बदतमीजियाँ ना सहनी पड़ती। रात वो उसके सामने ना आई, अब उसे बेचैनी होने लगी थी। ये तो पक्की बात है कि रूह उससे नाराज़ है, लेकिन वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही। 3 बार वो उसके कमरे तक गया, लेकिन वो सामने आने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आई। अब शारम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे तो फातिमा बीवी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने बात भी नहीं की उससे। बिल्कुल ठीक नहीं कर रही आपकी बहू मेरे साथ। वो गुस्से से कहता उनकी गोद में लेट गया, जबकि वो उसकी बेचैनी पर हंसते हुए उसके सर में हाथ फेरने लगी। खुद से तंग करता है फिर खुद ही उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा बीबी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम को नींद ना आई। रात के तकरीबन 1 बजे वो उनके कमरे में आया, बिना आवाज़ पैदा किए आराम से रूह को उठा के अपने कमरे में ले आया। उसने ये सब कुछ इतने नामहसूस अंदाज में किया कि रूह जागी तक नहीं। शारम ने उसे आहिस्ता से लाकर बेड पर लेटाया और प्यार से उसके लबों को छुआ और दूसरी तरफ आके खुद लेट गया। उसे देखते देखते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। रूह की आंख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यारम के गाल पे हाथ रखा, लेकिन चारों तरफ गूंजती अजान की आवाज़ से उसे एहसास दिलाया ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि यारम सच में उसके साथ है। मैं फातिमा बीबी के साथ उनके कमरे में थी, तो यहाँ कैसे आई? अपने आप को यारम के आसार में कैद पाकर फटाफट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यारम नींद में भी उसे रिहाई देने को तैयार ना था। यारम छोड़े मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? यारम छोड़े मुझे। वो उठते हुए यारम का आसार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारम था जो उसे मजीद अपने आप में पीछे जा रहा था। यारम आप मुझे छोड़ रहे हैं या मैं? या क्या कर लोगी तुम? अब वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा, यानी वो कब से जागकर उसे सताने में लगा था और रूह को लगा कि वो नींद में उसे तंग कर रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछने लगी। मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती। जवाब के साथ ही वो उसे एक बार फिर से अपने साथ लगाने लगा। मेरे बगैर नींद नहीं आती या तानिया बाजी के बगैर? देखा था कल कैसे चिपक रहे थे, दोनों एक साथ आइसक्रीम खा रहे थे, वो भी शेयर करके। अब भी जाए ना उन्हीं के पास, उन्हें उठा के लाना था यहाँ, मुझे क्यों लाए? रूह मुंह बनाते हुए बोली। यार वो मेरी बीवी थोड़ी है जो उसे लाऊंगा, अब उसके लिए वेट करना होगा। फिलहाल तुम्हारे साथ ही गुजारा करूंगा। उसकी आधी बात पर होश हो गई, लेकिन अगली ही बात पर उसके सीने पर जोरता अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी, जो यारम हंसते हुए बड़े मज़े से खा रहा था। जब यारम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ सरहाने से लगाए और अपनी बात की सफाई दिए बगैर उसकी गर्दन पर झुका, जबकि उसके इस तरह से करीब आने पर ही रूह घबरा कर बात बदलने लगी। यारम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फातिमा बीबी आपकी माँ है? यारम मुकम्मल बहके जा रहा था जब रूह बोली। तुमने मौका ही कब दिया? जब सारी सच्चाई तुम पे खुली कि मैं शेख नहीं बल्कि यारम हूँ, तब तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। अच्छा यारम अब छोड़ देना, फातिमा बीबी भी नमाज के लिए जाग जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे वहाँ ना देखा तो ढूंढने लगेंगी, और अगर यहाँ आ गई तो प्लीज़ जाने दे मुझे। रूह ने बहुत मोहब्बत से कहा। ठीक है जाओ, लेकिन आज रात तुम यहाँ मेरे साथ गुजारोगी, और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी तानिया बाजी को बुला लूंगा। शारम ने डिम्पल की नुमाइश करते हुए धमकी दी। यारम आप, वो गुस्से से बस इतना ही बोल पाई। चलो जाओ वरना नहीं जाने दूंगा।
शारम ने उसे आज़ादी देते हुए कहा। वो फ़ौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसकी जलन पर वो खुलकर हँसा था। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है। रू ने बहुत मोहब्बत से यारम के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसका ध्यान तानिया के बनाए हुए नाश्ते पर था। ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी? लेकिन पता चला जब वो ट्रे में सजाती यारम के कमरे में ले गई, वो भी उसके पीछे आई। यारम जी, आज सुबह सुबह मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। वो कमरे में कदम रखते हुए बोलने लगी। थैंक यू सो मच तानिया जी, आपको मेरा कितना ख्याल है। रू को पीछे देखकर यारम ने फ़ौरन कहा। जब रू बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगी, लेकिन मैं तो अंडे नहीं खाता, शारम ने फ़ौरन कहा। तो रू खुशी से फ़ौरन पलटी। मैंने छोले पूरी बनाई है। आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी कि यारम का इनकार करने का कोई चांस ही ना था। क्यों नहीं, आज वही खा लेंगे, शारम ने कहा तो फ़ौरन किचन की तरफ भागी। ये क्या यारम भाई, आपने तो कहा था कि रू को चलाना है। तानिया ने बदमज़ा होते हुए उसे देखा। बस बहुत हो गया तानिया, अब नहीं, अब मैं उसे उदास नहीं देख सकता, शारम ने उसे देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाय, आप कितना प्यार करते हैं उससे, तानिया ने खुशी से कहा तो यारम भी मुस्कुरा दिया। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रू, तानिया ने मशीन लगा ली है, तुम यारम के साथ डॉक्टर से रिपोर्ट ले आओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है, फातिमा बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराई। ठीक है फातिमा बीवी, मैं चली जाऊंगी, मैं तैयार होती हूँ। वो खुशी खुशी कमरे में चली गई। शुक्र है आज तानिया बाजी उनके साथ नहीं जा रही थी। वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई, आखिर शारम के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो तैयार होकर बाहर आई। शारम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे आता देखकर मुस्कुराया। उसकी माँ ने उसकी बात मान ली थी। उसकी खुशी बता रही थी कि यारम के साथ आकर वो बहुत खुश है। यारम उसके साथ बहुत खुश था। उसका फ़िलहाल अस्पताल जाने का कोई इरादा ना था। वो वापसी पे अस्पताल जाने वाला था। फ़िलहाल वो लोग साथ एंजॉय करने वाले थे। यार हम जल्दी घर चलते हैं ना, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, कह देंगे ट्रैफिक बहुत है। वैसे भी पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत है। शारम एक बार फिर से पाकिस्तान को बीच में ले आया तो रू ने उसे घूर कर देखा। सॉरी, मैं भूल गया था तुम्हारे पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। शारम ने उसका मूड ऑफ देखकर फ़ौरन सॉरी कह दिया। यारम, मैं आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? रू उससे कंधे पर सर रखकर बोली। मेरी जान, जो कहेंगी मैं सब मानूंगा, वो उसके माथे पे अपने लब रखते हुए बोला। जब रू ने उसका हाथ थामकर अपने सर पर रखा। यारम, कसम खाएं कि आज के बाद आप किसी की जान नहीं लेंगे, वो इतने यकीन से उसे कह रही थी कि यारम चाहकर भी इनकार ना कर पाया। रू, मैं कोई गलत काम नहीं करता, उसे यकीन दिलाना चाहा। मैं जानती हूँ यारम, फिर भी आप किसी की जान नहीं लेंगी, कसम खाएं। यारम ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और अब उसका इरादा सीधा अस्पताल जाने का था। आपकी मदर को कैंसर है, लास्ट स्टेज, हम उन्हें नहीं बचा सकते, अब उनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने उनके सरों पर धमाका किया था। डॉक्टर, कोई चांस होगा, कोई तो इलाज होगा। रू ने यारम को देखा, जो खामोशी से बैठा डॉक्टर की बात सुन रहा था। कोई चांस नहीं, उन्होंने बहुत देर कर दी है, शायद वो अपनी बीमारी के बारे में खुद भी जानती थी। आई एम सॉरी, अब उनके बचने के कोई चांस नहीं है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द उनके करीबी रिश्तेदार को बुलाने के लिए कहा था। डॉक्टर रिपोर्ट उनको थमाकर जा चुका था, जबकि यारम कितनी ही देर बुत बना वहीं बैठा रहा। अभी अभी तो यारम को उसकी फैमिली वापस मिली थी। वह खुश रहने लगा था, जीने लगा था, और अभी ये खबर, अभी तो अपनी माँ को जी भर के देख भी नहीं पाया था, ठीक से उसी गोद में सर रखकर सो भी नहीं पाया था। कैसे गुजारी उसने उसके बगैर जिंदगी पूछ तक नहीं पाया था। ये खबर यारम का अंदर तक फैला गई थी। उसकी माँ जानती थी कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। यारम बिना कुछ बोले चुपचाप घर आया था। उसकी उदासी देखकर रू भी कुछ ना बोली। सारा रास्ता खामोशी में कट गया। वो घर आया तो रू ने खामोशी से रिपोर्ट उनको थमा दी। अरे, क्या लिखा है रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें लिखा है कि आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप नहीं बच सकती, 1 महीने से भी कम वक्त है आपके पास। डॉक्टर ने कहा है कैंसर ऐसी बीमारी है जो शुरू होते ही अपने साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर का कहना है कि आपको अंदाज़ा था कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन आपने अपना इलाज नहीं करवाया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने क्यों नहीं बताया मुझे? फाइल को एक साइड पर पटकता उनसे पूछने लगा। यारम, ये ज़रा सी बात नहीं है ये अम्मी, आप मरने वाली हैं, 1 महीना तक नहीं है आपके पास,
आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, नहीं बच सकती आप। पर आपको लगता है ये मामूली बात है? वो इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि रूह काम कर रह गई। यारम बेटा, तुम बात तो सुनो मेरी। फातिमा बीवी ने कुछ कहना चाहा, जब यारम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। यारम, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर चल, मैंने तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, जिस तरह से बचपन में खिलाती थी। बहुत ज़िद्दी था तू, है तो अब भी बहुत ज़िद्दी, लेकिन तेरे बचपन में तेरी माँ की चलती थी, तो जब भी ज़िद करता था, मैं 2 लगा के तेरा मुँह बंद कर देती थी। फातिमा बीबी हँसती हुई उसके करीब बैठी, जो बेड से टेक लगाए ज़मीन पर बैठा था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको कोई बीमारी है? वो बिना उनकी तरफ देखे बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यारम, बस मेरा वक्त पूरा हो गया है। और ये बीमारी, ये तो बस एक बहाना है। सभी इंसान मरते हैं, सबको अपने घर जाना है, और हर इंसान का असल वो 2 गज ज़मीन है, जिसमें वो हमेशा के लिए समा जाता है। ये दुनिया फ़ानी है, आरज़ी ठिकाना है। मुझे तो वैसे भी जाना था, और फिर अब मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, वो सबको बुलाएगा। और इस तरह से परेशान होकर क्यों बैठा है? हाँ, उठ, मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है, और फ़िक्र मत कर, मसाले भी तेज़ रखे हैं, जिस तरह से तुझे बचपन में पसंद थी। फातिमा बीबी प्यार से उसे फैलाते हुए उसके करीब से उठने लगी, जब अगले ही लम्हे यारम ने उनकी गोद में सर रखा। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं औलाद होने का हक नहीं निभा पाया। मैंने आपसे नहीं पूछा, आपको क्या चाहिए? आपकी ख्वाहिश क्या है? आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैं आपको छोड़कर चला गया। कितना खुदगर्ज़ हूँ मैं, अब भी आपको जाने नहीं देना चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे पास रहें, मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाया करूँ, आपसे बातें किया करूँ, आपके हाथ का खाना खाया करूँ। कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। यारम अपनी आंखों से आंसू साफ करता उनकी गोद में लेटा बताने लगा, अच्छा, तू इसलिए रो रहा है कि तू मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया? किसने कहा है तुझसे कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया? तुझे पता है, तेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे दिल के सबसे करीब मेरी रूह थी। मैं बहुत प्यार करने लगी थी उससे, लेकिन उसकी माँ बहनों ने उसके साथ क्या किया? उसे बेच दिया। ना जाने वो उसके साथ क्या-क्या करता। लेकिन तूने मेरे बेटे, उसे बचा लिया, उसे अपना नाम दिया, उससे निकाह किया। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी रूह की ज़िंदगी संभल जाए, और तूने उसकी ज़िंदगी संभाल ली। बस एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपने बेटे की शादी अपने हाथ से करूँ, सारी रस्म अपने हाथों से अदा करूँ। लेकिन तूने वही रूह से शादी कर ली। बचपन में जब मैं रूह को देखती थी ना, तो अक्सर सोचती थी कि इसको मैं अपने घर की बहू बना लूँगी। फिर देख, अल्लाह ने मेरी कैसे सुन ली। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेरती बता रही थी। जब तानिया ने उन्हें खाना लगने की खबर दी थी, तो वो ज़बरदस्ती यारम को अपने साथ बाहर ले आई। मैं शादी कर रहा हूँ, ताकि मेरी माँ मेरी शादी की सारी रस्में अदा कर सके। उसने खाने की मेज़ पर धमाका किया। आपकी ख्वाहिश है ना अम्मी, कि आप मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथ से करें, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथ से करेंगी। मैं कल ही अपने सब दोस्तों को यहाँ बुलाऊँगा, और फिर रूह से शादी करूँगा, और आप जिस तरह से चाहती हैं वैसे ही होगी मेरी शादी। शारम ने फातिमा बीबी से कहा था, जबकि रूह उसे देख रही थी। तो क्या वो उन्हें सब कुछ बता चुका है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वो डॉक्टर कहता है आपके पास बहुत कम वक्त है, शायद 1 महीने से भी कम, और मैं इस 1 महीने में आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा, वो जो मैं नहीं कर सका। शारम ने अपनी आंख में आया आंसू गिरने से पहले ही साफ कर दिया। हाँ, लेकिन मेरी एक और ख्वाहिश भी है कि शादी धूमधाम से हो, उसमें बिल्कुल भी कोई उदास ना हो, सब कुछ खुशी-खुशी हो, और मेरा बेटा बहुत खुश हो। क्योंकि अगर दूल्हा उदास हो गया तो मैं भी उदास हो जाऊँगी। मैं उदासी से सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती यारम। मैं तुम सबको हँसते मुस्कुराते हुए छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? फातिमा बीबी ने उसका उदास चेहरा देखकर कहा, तो उसे मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन फिर भी आँख में आया आंसू गाल पर गिर गया। बचपन में ना पूरे मोहल्ले की लड़कियाँ तेरे डिंपल पर मरती थीं। मैं सारा दिन तेरी नज़र उतारती रहती थी। फातिमा बीबी ने बात बदलते हुए कहा, वो शारम को मज़ीद उदास नहीं करना चाहती थी। पता है रूह,
बचपन से ही तेरा शौहर पूरे मोहल्ले की लड़कियों का वो क्या बोलते हैं, हाँ, क्रश बना हुआ था। कभी एक उठा के ले जाती, कभी दूसरी उठा के ले जाती। मैं तो हर एक का दरवाज़ा खटखटाकर पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी एक के घर पर मिलता, तो कभी दूसरे के घर। फातिमा बीवी मुस्कुराकर उसे बताने लगी। ना उन्होंने यारम से शादी की वजह पूछी और ना ही रूह के सामने इस बात का इज़हार किया कि वो इस बारे में कुछ जानती हैं। 2 दिन बाद हिसर, शारिफ, लैला, मासूमा, शोनो सब लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। फातिमा बीबी जिस तरह से कह रही थी, तैयारी बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी। शारम उनके सामने मुस्कुराता लेकिन तन्हाई में उदास रहता। उसकी उदासी की वजह हर कोई जानता था। फातिमा बीबी जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उन्हीं के सामने है, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह का फैसला था और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उनकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी डॉक्टर के पास न गई। वो जानती थी उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। वो अक्सर बेहोश हो जाती। उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती। उनके सर के बाल अब ना होने के बराबर थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कोई दवाई नहीं खाती थी। लेकिन अब यारम उन्हें ज़बरदस्ती मेडिसिन देने लगा था और किसी की माने या ना माने, लेकिन यारम की बात हमेशा मान लेती थी। तहसीन को जब से पता चला था कि यारम फातिमा का बेटा है, जो रूह का शौहर है, वो उससे मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था 18 साल पहले जब यारम यहाँ से गायब हुआ था, उसी दिन हिजर भी गायब हो गया था। हो सकता है यारम हिजर के बारे में कुछ जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास ये आखिरी मौका होगा अपनी गलती को सुधारने का। वो अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती थी, यहाँ तक कि रूह से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मारिया उन्हें कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। वो रूह के सामने अपनी माँ का झुकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सुबह से मारिया घर से गायब थी। उसकी लड़कों के साथ दोस्ती ने तस्सीम को तंग कर रखा था। अब ना जाने मारिया ने कब घर लौट के आना था। वो उठकर फातिमा के घर आ गई। पूरे मोहल्ले को ही यारम की शादी का कार्ड मिल चुका था और फातिमा को सबने यही बताया कि तहसीन ने रूह की शादी फ़ोन पर भी यारम से ही करवाई थी। तब यारम यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए फ़ोन पर निकाह हुआ। लेकिन अब वो सारी रस्म और रिवाज के साथ दोबारा उनकी शादी करेंगी। तंसीम यहाँ आकर रूह से मिली और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। वो नाजुक दिल लड़की उस औरत को रोते हुए नहीं देख सकी। बस करें अम्मी, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? नहीं रूह, मुझे मेरे किए की माफ़ी मांगने थे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। दिन रात तुझे मारती पीटती रही, जानवरों की तरह तुझसे काम लेती रही अपनी बेटियों के लिए। और उन बेटियों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बस तू मुझे माफ़ कर दे रूह, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोना बंद करें। रूह ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, रूह, मुझे तेरे शोहर से मिलना है। तेरा मामू उसी दिन से गायब है जिस दिन से तेरा शोहर यहाँ से गायब हुआ था। हो सकता है तेरे मामू के बारे में पता चल जाए। तंसीम ने एक आस से पूछा। जब रूह ने पीछे खड़े हिस्से की तरफ इशारा किया, वो है मामू, दुबई में सबसे पहले मैं इन्हीं से मिली थी। रूह ने मुस्कुराकर बताते हुए उनकी परेशानी दूर की। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो देखना तक गवारा ना करेगा। तंसीम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से एक बार फिर नसें झुका गई। हमें आपसे कोई गिला नहीं तंसीम बाजी, जो नसीब में लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है। शादी में ज़रूर आइएगा। इज़र एक पल को उनके करीब रुका और अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला गया, लेकिन इस बात ने तंसीम को बहुत राहत पहुंचाई। सब सोफ़ों पर बैठे थे, मगर शारम ज़मीन पर फातिमा बीवी की गोद में सर रखे बैठा था। तंजीम उनके साथ तैयारियां करवा रही थी जब उनका फ़ोन बजा। तंजीम बीवी मारिया का नंबर देखते हुए फ़ोन उठा लिया। रात के 8 बज रहे थे। मारिया की अब तक कोई खबर ना थी। वो अक्सर इतनी देर से घर आती थी, इसीलिए फातिमा बीवी ने इतना ना दिया। लेकिन आज उससे उन्हें फ़ोन किया था। फ़ोन उठाते ही उन्हें मारिया की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी, मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा ले अम्मी। मारिया चिल्लाते हुए बोली रही थी, जबकि तंसीम खड़ी हो गई। उन्हें देखते हुए सारे ही अपनी अपनी जगह परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है। तू कहाँ है? क्या हुआ है तुझे? बोल, बता मुझे। मारिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी, वो मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी। एक चीख के साथ फ़ोन बंद हो गया। पता नहीं मारिया को क्या हो गया है, बहुत चीख रही थी। ना जाने वो कहाँ है, ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। तंजीम रोते हुए फातिमा बीवी को बताते हुए
बाहर की तरफ जाने लगी। 1 मिनट, मुझे मारिया का नंबर दें। हम उसका नंबर ट्रेस करके उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप प्लीज़ टेंशन ना लें। ईसा ने उनके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा। तभी दरवाज़ा बजा। सारिम और उर्वा अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुए। अच्छा हुआ सारिम, तुम आ गए। जल्दी से ये नंबर ट्रेस करो। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचना है। मारिया की जान खतरे में है। ईसा मोबाइल सारिम की तरफ बढ़ाने लगा। आप घबराएं नहीं, मारिया को कुछ नहीं होगा। शारिफ ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा दिया, जबकि वो बेचैन सी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करना। या अल्लाह, मैं लाख गुनाहगार सही, मेरी बेटी की जान बचा ले। या अल्लाह, मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बच्चियों को ना दे। तंजीम रोते हुए बोल रही थी। तानिया और रूह उसे संभालने में लग चुकी थी। नंबर ट्रेस हो चुका था। वो जल्द से जल्द उस जगह पर जा पहुंचे जहां से उन्हें मारिया की लास्ट लोकेशन मिली थी। नीचे मुकम्मल वीरान था। यकीनन ये कोई ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थी। लोकेशन तो यहीं की है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं। सारिम, पुलिस वाला बनकर मत सोचो, कातिल बनकर सोच। उनकी लोकेशन अपने आप पता चल जाएगी। शारिफ उसके कंधे पर हाथ मारता आगे बढ़ चुका था। अब एक गुंडा मुझे सिखाएगा कि मुझे किसी को कैसे बचाना है। वो दोनों हाथ सामने बांधे पूछने लगा, जबकि हिसर और यारम उन्हें अपनी बातों में उलझा देखकर आगे बढ़ चुके थे। यारम, ये देखो, ये तो किसी लड़की का इयररिंग है। काफी बेदर्दी से नोचा गया है। उसने इयररिंग पर लगे खून को देखते हुए कहा। खून ताज़ा है, मतलब कि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। वो अपने आप को बचाते हुए बोली। ऐसे कैसे छोड़ दूँ जाने मन? इतना महंगा फ़ोन, इतने महंगे कपड़े, ये पैरों में पहनी हुई सैंडल, ये बैग फ्री में तो नहीं आया। हर वक्त मुझे चकमा दे के भाग जाती है। आज कैसे भागेगी? आज तुझे इन सब चीज़ों की कीमत चुकानी है। बहुत खर्चा कर लिया तेरे ऊपर। तुम कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। अब तुम मेरे साथ इस तरह से करोगे? इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। मारिया रोते हुए उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देने लगी। हाँ, कौन सी मोहब्बत? ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें एक रात के लिए पाने के लिए किया। इतना खर्चा किया तुम पर, इतना कुछ दिया तो, और तुम सीधे तरीके से मेरे हाथ नहीं आ रही। मैं किसी भी लड़की के साथ 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता, लेकिन तुम्हारे साथ कितने अरसे से हूँ, और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं, सब झूठ है। किसी गरीब से तो तुम लोगों को मोहब्बत होती नहीं, क्योंकि कोई गरीब तुम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता। अगर तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत की कदर होती ना, फिर कभी तुम मुझसे शॉपिंग के पैसे नहीं मांगती। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना मारिया, तो अपने घर वालों से छुपकर मुझसे बात ना करती। जो मोहब्बत सच्ची हो ना, उसमें डर नहीं होता। तुम जैसी लड़कियों को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती। तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, और मुझे तुम जैसी लड़कियां। बस अब ये रोना धोना बंद करो और मेरी अब तक की सारी अनायतों की कीमत चुकाओ। यार, ये तो बहुत शोर मचा रही है। उसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा। कोई बात नहीं, इसका मुंह मैं अभी बंद करता हूँ। तीसरा उसके करीब आते हुए बोला। वो उसका मुंह पकड़कर जबरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, जब एक जोरदार धक्के से वो दूर जा गिरा। इससे पहले कि बाकी दोनों को संभलने का मौका मिलता, हिजर और शारिफ उन पर टूट पड़े। शारम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके माथे पर रखा। नहीं यारम, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सारिम ने उसे समझाते हुए पीछे करना चाहा। सारिम, इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, उसे रूह को दी हुई कसम याद आ गई। हिजर, मैं इसे मारना चाहता हूँ लेकिन नहीं मार सकता। वो सारिम को इग्नोर करता हिजर से बोला। तुम्हारी भांजी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है हिजर। इस बार वो चिल्लाया था, जब हिजर ने अपने पीछे से पिस्तौल निकालकर जमीन पर बैठे उस आदमी पर गोली चला दी। अब ठीक है, रिलैक्स। हिजर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि सारिम उनकी इस हरकत पर सर्द आ भर के रह गया, जबकि दूसरे दोनों खौफसदा नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। आज से हम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। लड़की पूरी तरह रोते हुए बोल रहे थे। लेकिन जिस लड़की की तरफ देखा है उसका हिसाब तो चुकाना होगा। इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम ये हरकत कर चुके हो, और डेविल के कानून में इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं। तुम लोग मारिया को लेकर यहाँ से निकलो, मैं और हिजर थोड़ी देर में आते हैं। उससे शारिफ की तरफ इशारा किया
तो वो उसके हुक्म की तकमील करता हुआ मारिया को लेकर वहाँ से निकल गया। आप लोग पुलिस में हैं क्या? मारिया जो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, शारिफ ने उसे पानी ला कर दिया, जिससे पीते हुए वो उनसे पूछने लगी। शारिफ कुछ ना बोला, लेकिन सारिम ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर में हिजर और यारम आ चुके थे। थैंक यू सो मच यारम भाई, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल ना रहती, मारिया ने रोते हुए कहा। मारिया, आज जो कुछ भी हुआ इसमें उनसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। वो लड़के तुम्हें देखने की भी हिम्मत क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने उनको मौका दिया है ऐसा करने के लिए। उससे तुम्हें तोहफे दिए, तुमने ले लिए। उससे तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसा दिया, तुमने उड़ा लिया। उससे तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर दी, तुम खुशी से लेती रही और इस सब को मोहब्बत समझती रही। लेकिन ये सब मोहब्बत नहीं है मारिया। मोहब्बत इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं होती। क़यामत दिखाती अपनी माँ को, अगर यहाँ भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो। वो औरत जीते जी मर जाती। उसकी एक बेटी अपने ही घर में सुखी नहीं है, दूसरी बेटी घर से भागकर उसका नाम बदनाम कर चुकी है। और तुम क्या करने जा रही थी? खुदा ना ख्वास्ता अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो क्या हो जाता? आजकल की लड़की इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? जो आदमी तुम पर पागलों की तरह पैसा लुटा आता है, वो तुम्हारी मोहब्बत के लालच में नहीं, तुम्हारे जिस्म की लालच में करता है। मैं हर मर्द को गलत नहीं कहता। कुछ होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मारिया, खुदा के लिए समझ जाओ, ये लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ उसमें जितनी गलती इन लोगों की थी उतनी ही गलती है तुम्हारी। अगर वो गलत है तो सही तुम भी नहीं हो। तुम लोग मोहब्बत को कौन से तराजू में तोल लेते हो? दौलत के जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो मोहब्बत ज़्यादा करता है। तो ये सिर्फ गलतफहमी है और कुछ नहीं। घर चलो, ताज़ीम आंटी तुम्हारे इंतज़ार कर रही हैं। याराम समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था कि मारिया रोते हुए उनके साथ आ बैठी।